हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जब सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट किया था तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था जिसमें तुमको ये बताया गया था कि डायमीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क वगैरह क्या होते हैं, है ना। मतलब बेसिक टर्म्स जो सर्कल से रिलेटेड है। तो अभी उसी बेसिक टर्म्स जो कि सर्कल से रिलेटेड है, इसके आधार पर हम लोगों को हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 बनानी है। वैसे तो तुम भी बना सकते हो ये, इसमें तुम्हें कोई स्पेसिफिकली मेरी हेल्प की नीड नहीं है, बट स्टिल हम इस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड एक तुम लोगों को अच्छा खासा होमवर्क सेट देना है ना। तो होमवर्क सेट पता चले तुम बोलो अरे मैडम ये तो बना ही नहीं, अरे ये तो हुआ ही नहीं। इससे बेटर है कि पहले मैं तुमको कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सिखा दूँ, उसके बाद हम लोग तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको पीछे एनसीईआरटी के जो आंसर्स दिए होते हैं या गूगल में जो आंसर्स दिए होते हैं वहाँ से सिंपली देख के रट मत लो, लॉजिकली सॉल्व करो, चीज़ें अपने आप बनेंगी। और इसके जैसे नए सवाल जो कि बुक में नहीं है या किसी डाइजेस्ट में नहीं है वो भी तुमसे बनेंगे। क्या बोला है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। देखो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि ये मान के चलो एक सर्कल है, ऐसा दिखता है, ये उस पर्टिकुलर सर्कल का सेंटर है, ये मैंने सेंटर बना दिया। अब यहाँ पे टोटल 2 वर्ड्स के बारे में बातचीत की गई है। एक वर्ड है आपका एक्सटीरियर और एक वर्ड है आपका इंटीरियर। सबको पता है इंटीरियर का मतलब होता है अंदर और एक्सटीरियर का मतलब होता है, सबको पता है, बोलो क्या, बाहर, है ना। तो अभी सर्कल के पूछ रहा है कि जो सेंटर होता है वो सर्कल के अंदर होगा कि सर्कल के बाहर होगा। अभी सेंटर किसे कहते हैं, सेंटर इसको कहते हैं। अब तुम खुद सोचो, सेंटर तुम्हें सर्कल के अंदर दिख रहा है कि सर्कल के बाहर दिख रहा है, ऑब्वियसली अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटीरियर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा लाइज इन दी इंटीरियर ऑफ दी सर्कल। तो ये पहला पार्ट हम लोगों का यहाँ पे डन होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, अ पॉइंट whose distance from the center of circle is greater than its radius। ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट को समझना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट है, ठीक है, अच्छा अब पहले तो एक सर्कल है, हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया रैंडम। बोल रहा है कि अगर सर्कल के सेंटर से आप उस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो तो वो क्या आएगा, रेडियस से बड़ा आएगा। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये सेंटर O है और मान लेते हैं ये पॉइंट A है, अब सबको पता है कि ये एक रेडियस है। जो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री को टच करता है वो क्या होता है, रेडियस। तो ये रेडियस है, ठीक है। इसकी लेंथ मान के चलते हैं 5 सेंटीमीटर है, तुम कुछ भी ले सकते थे, मैंने मान लिया कि 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से भी बड़ी आएगी, रेडियस से भी बड़ी आएगी। मतलब अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर का है तो जो आप पॉइंट P लोगे वो 5 से बड़ा होगा, 5.1, 5.2, 5.3, 8.7, 9.2, कुछ भी, मतलब लेकिन बड़ा। तो वो बताओ वो पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर। कॉमन सेंस है, वो पॉइंट ज़रूर सर्कल के कहाँ रहा होगा, बाहर। ठीक है, अगर सर्कल के बाहर है तभी तो रेडियस से बड़ा होगा ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो एक बात का ध्यान रखना, कभी भी अगर जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का, अगर वो इक्वल टू रेडियस आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो पॉइंट है जिसका आप डिस्टेंस निकाल रहे हो वो पॉइंट बाउंड्री पर है, सर्कल के बाउंड्री पे बोलो या फिर सरकमफरेंस पे बोलो, जहाँ पे आपका मन चाहे आप वहाँ के लिए बोलो। ठीक है, अगर मान लेते हैं कल को कोई तुमसे ये कहता है कि जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है, मतलब रेडियस जितनी भी है, एग्जैक्ट वैल्यू जानना आपके लिए नेसेसरी नहीं है, बट जितनी भी है उससे हमारा डिस्टेंस उससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पॉइंट है
वो आउटसाइड द सर्कल है। आउटसाइड यानी कि एक्सटीरियर, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो डिस्टेंस है वो आपके रेडियस से बोलो क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, इनसाइड है, इंटीरियर है। ठीक। तो कई बार ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपनी जो कॉपी है उसमें इसको नोट नंबर 1 डालकर इसको लिख के रखना। बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है, बट कई बच्चे इसको पेपर में नहीं बना पाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अच्छा, अब इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 3 है, इसको तो मैं खुद इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बना चुकी हूँ। खुशी ने मुझे इसको एज अ क्वेश्चन भी पूछा था, जिसका रिप्लाई मैंने 1 वर्ड में किया था, यस। क्या है, बोल रहा है कि जो सर्कल होती है उस सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो सर्कल की क्या होती है। जो सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ना, वो सर्कल का कुछ नहीं बल्कि सर्कल की वो क्या होती है, डायमीटर होती है। तो ये तो एकदम फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना ही है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी कि डायमीटर, ठीक है, बराबर। अच्छा, ठीक है, ओके। अब आगे के जो नेक्स्ट 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब में हम लोग बातचीत में घुसते हैं। इनमें क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आगे बोल रहा है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। ये भी मैंने पढ़ाया है तुमको, ठीक है। जैसे इसको मैं समझा भी देती हूँ। जैसे मान लेते हैं ये सर्कल है, इस सर्कल में एक सेंटर ड्रॉ कर लो, ये लेट से सेंटर है। अब आप ना एक डायमीटर ड्रॉ कर लो, ये मान के चलते हैं डायमीटर ड्रॉ कर ली। डायमीटर वही होती है जो सेंटर से पास करे, किसी ऐवी राह चलती चीज़ को डायमीटर नहीं बनाना, ठीक है। तो ये पी क्यू आपका डायमीटर है। बोल रहा है अगर आर्क के एंड पॉइंट्स और डायमीटर वाले पॉइंट्स सेम हो गए तो उस आर्क को हम क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी आर्क के डायमीटर वाले पॉइंट्स, आर्क के एंड पॉइंट्स और डायमीटर वाले पॉइंट्स अगर मैच कर गए तो उसको हम लोग कहेंगे सेमी सर्कल, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। मतलब सर्कल के 2 बराबर बराबर टुकड़े हुए। अगर आर्क के एंड पॉइंट्स और अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपस में मैच कर गए तो, ठीक है, मैच कर गए तो, सेम है तो, थोड़ा सा पीछे है थोड़ा सा आगे है तो सेमी सर्कल, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं तो। हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा था ना, देखो कि जो आर्क के एंड पॉइंट्स हैं वही एंड पॉइंट्स किसके हैं, डायमीटर के हैं, फिर है ना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। इस वाले में सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। बोल रहा है सेगमेंट किसे कहोगे बताओ। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर इसको नोट नंबर 2 डाल लेना। सेगमेंट का मैं मतलब समझा देती हूँ, ध्यान से देखो। हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सर्कल ड्रॉ किया, ये मैंने सेंटर ले लिया, मैंने कोई भी एक कॉर्ड बना दी, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि ये क्या है तो तुम बोलोगे मैडम ये आपने जो एक सीधी लाइन खींची है ये कॉर्ड है। मैं बोलूँगी कि मुझको ये बताओ, ये जो मैं रेलवे ब्रिज बना रही हूँ, है ना, ये जो मैं छोटी छोटी डंडियाँ बना रही हूँ, ये कटोरी जैसी, ये क्या है ये। तो तुम बोलोगे मैडम ये आर्क है ना। तो अब सुनो, जो कॉर्ड होता है और जो आर्क होता है उन दोनों के बीच की जो ये जगह होती है ना, ये जो स्पेस, जो मैं ग्रीन कलर से इसको भी शेड कर रही हूँ, है ना, ये जो ग्रीन कलर से भी शेड किया गया है, इस स्पेस को, ये जो स्पेस होती है किसके बीच की, बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, इस आर्क और इस कॉर्ड के बीच की इस पर्टिकुलर स्पेस को कहा जाता है सेगमेंट। 10th क्लास के लिए भी याद रखना, वहाँ पे भी रिक्वायर्ड रहेगी चीज़ आपके लिए। इस स्पेस को क्या कहा जाता है, सेगमेंट। अब यही चीज़ तुमसे MCQ नंबर 5 में पूछ रहा है
कि आखिर सेगमेंट क्या है। तो आपको बताना है सेगमेंट इज अ रीजन, रीजन मतलब वही स्पेस बिटवीन आर्क एंड व्हाट, आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। आर्क और कॉर्ड के बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो कैसा रहता है, जो आप सर्कल की जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है 10.1 के पहले जो इंट्रोडक्टरी दिया है एनसीईआरटी में, अगर आप उसको रीड करेंगे तो एक छोटी सी छोटी डेफिनेशन को आपके स्कूल पेपर में पूछा जा सकता है। उस डेफिनेशन से ट्रू और फॉल्स क्रिएट किए जा सकते हैं, उससे एमसीक्यू क्रिएट किए जा सकते हैं। सो रीड दैट पार्ट वेरी केयरफुली। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, 10.1 को इज्जत नहीं देते, 10.2 को भी इज्जत नहीं देते, 10.3 को भी इज्जत नहीं देते, डायरेक्टली पढ़ाई करना स्टार्ट करते 10.4 10.5 खत्म, और 10.6 तो वैसे भी ऑप्शनल है छोड़ करके। बट रियलिटी में ये जो स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइजेज है ना, इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो इसलिए हर एक्सरसाइज को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, किसी को कमतर मत आको। ये बात अलग है कि सॉल्व करने वाला पार्ट 10.4 और 10.5 में है, बट शुरुआत धीरे धीरे स्टार्टिंग से ही करके एंडिंग तक पहुंचोगे ना, उल्टा थोड़ी ना चलना शुरू कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई एक प्लेन है, प्लेन, ठीक है, प्लेन मतलब मैं बोलूँ कोई भी एक सरफेस है, अगर आप उसके ऊपर एक सर्कल बना लेते हैं तो सर्कल बना लेने की वजह से उस पर्टिकुलर प्लेन के कितने इक्वल, अच्छा इक्वल के बारे में नहीं बोल रहा है ना, नहीं इक्वल के बारे में नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कितने पार्ट्स हो जाते हैं, बताओ। तो अब इसमें कई लोगों का दिमाग चलता है 4 पार्ट्स कि मैडम वो क्या होगी, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता होगा। कई लोगों का दिमाग चलता है कि मैडम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता होगा, है ना। कई लोगों का तो पता नहीं क्या दिमाग चलता है कि 0 पार्ट्स, राइट। अच्छा, तो अब ऐसे में हमको ध्यान रखना है टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कैसे मैडम 3 पार्ट्स में, देखो मैं पहले ही बता चुकी हूँ 3 केसेस हो सकते हैं सर्कल में। या तो कोई पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर लाई करेगा, या तो कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा, या तो कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई करेगा, खत्म कहानी। या तो तुम एग्ज़ाम में पास होगे, या तो तुम एग्ज़ाम में फेल होगे, या तो तुम एग्ज़ाम में बाउंड्री पास होगे, राइट, जस्ट पास जिसे कहते हैं। तो वैसे ही सर्कल में भी टोटल 3 केसेस पॉसिबल हैं, या तो सर्कल के अंदर, या तो सर्कल के बाहर, या तो सर्कल के ऊपर। सो देयरफॉर यहाँ पे टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 3। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस एमसीक्यू को रट लेते हैं आखिरी वाले को कि 3 पार्ट्स होते हैं। बट अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताइए ये 3 पार्ट्स कौन से हैं, लेट से 1 मार्क के क्वेश्चन में, तो वो कन्फ्यूज जाते हैं, या नहीं पता क्या है 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स कौन से हैं, एक हो गया ऑन द सर्कल, ऑन द बाउंड्री और ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, एक पार्ट हो गया इंटीरियर, और एक पार्ट हो गया एक्सटीरियर। ठीक है, सो वी आर डन। सो इस तरीके से 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। कुछ नहीं है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स है, लेकिन इस ट्रू और फॉल्स में तुम्हें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। मतलब ऐसा नहीं है तुक्के में ट्रू बोल दिया, तुक्के में फॉल्स बोल दिया। आपको समझाना है सामने वाले को कि भैया आखिर वो चीज़ अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है, शुरू करें उसमें। ओके, अब देखो सबसे पहले मैं इसके लास्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करूँगी, क्योंकि जब मैंने सर्कल का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था तब भी मैंने ये चीज़ बताई थी। जब आप 8th क्लास में थे तब भी आपको पढ़ाने वाले ने बताया होगा, 7th वगैरह में भी बताया होगा। और उसके अलावा अभी जब मैं तुम्हें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर आगे पढ़ाऊँगी उसमें भी मैं बताऊँगी, तब बार बार रिपीट कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, क्वाड्रिलैटरल्स एंड सर्कल, ये लोग एक 2D फिगर, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब प्लेन फिगर। ये जो वर्ड होता है ना प्लेन फिगर, इस प्लेन फिगर का मतलब होता है 2D।
नोट नंबर 3 में अपनी कॉपी में ये चीज़ लिख लो। नोट नंबर 3 में पहला पॉइंट क्या लिखोगे, जो सर्कल, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ट्रायंगल, कोई से भी प्रकार के ट्रायंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्कैलन, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ठीक है। तीसरे पार्ट में आप क्या लिखोगे, क्वाड्रिलैटरल्स, जो भी क्वाड्रिलैटरल्स आपको लिखने हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलैटरल्स के प्रकार। मैंने क्वाड्रिलैटरल वाले चैप्टर को पहले नहीं लिया, पहले मैंने सर्कल वाले चैप्टर को पिक किया, ठीक है राइट। लेकिन हम वो भी पढ़ेंगे, क्वाड्रिलैटरल्स भी पढ़ेंगे, अलग अलग उसके प्रकार भी पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, राइट, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, चौथा मैं क्या बोल रही थी, अच्छा चौथे तो खैर क्वाड्रिलैटरल्स में ही आ गए, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस सब। एक मिनट, ये सारे के सारे आपके 2D फिगर्स हैं। एक्चुअल मीनिंग आपको 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, जब इसी 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में मैं आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम सिखाऊंगी, तब मैं इस बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। ये 2D फिगर्स है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो, ये बेसिकली आपके क्या है, प्लेन फिगर्स हैं। ये क्या है आप लोगों के प्लेन फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इस ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक सर्कल एक प्लेन फिगर है। बोल रहा है कि सर्कल एक 2D फिगर है, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, कि हाँ भाई सर्कल एक क्या है, प्लेन फिगर है, ट्रू है ये बात, ठीक है, खत्म। ओके, वेरी गुड। जैसे मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि मैडम सेगमेंट क्या होता है, मैंने सेगमेंट का मतलब सिखाया था कि नहीं सिखाया था, ये देखो अब भी सिखाया है जस्ट, कि कॉर्ड और आर्क के जो बीच की जगह होती है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। वैसे ही अभी मैं नोट नंबर 4 में तुमको एक वर्ड का विजुअलाइजेशन बता रही हूँ कि आखिर सेक्टर हम किसको कहते हैं। वैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने इसका भी जिक्र किया है, बट फिर से रिपीट। तो देखो, ये मान के चलो मेरे पास एक सर्कल है, ये उस सर्कल का सेंटर है, मैं यहाँ पर 2 रेडियस बना रही हूँ। वैसे तो हम इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं, बट मैं 2 बना रही हूँ। ये पहली रेडियस, ये दूसरी रेडियस, ठीक है, बन गई 2 रेडियस। अब इन दोनों रेडियस के बीच की जो जगह है, अब देखो एक लड़की यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से वो देख रही है, तो उस लड़की के अकॉर्डिंग बीच की जगह कौन सी हुई, उस लड़की के अकॉर्डिंग बीच की जगह हुई ये ग्रीन ग्रीन, है ना, तो वो इसे कहेगी सेक्टर। बट मान लेते हैं एक दूसरी लड़की है, वो यहाँ खड़ी है पीछे, वो यहाँ से देख रही है, तो उसके अकॉर्डिंग दोनों रेडियसेस के बीच की जगह कौन सी हुई बताओ, उसके अकॉर्डिंग, उस लड़की के अकॉर्डिंग दोनों रेडियसेस के बीच की जगह हुई ये पीछे की पर्पल वाला पार्ट, ये पीछे का पर्पल वाला पार्ट, है ना, ये हुआ। तो ऐसा नहीं होता है कि मैडम से छोटे वाले पार्ट को आप सेक्टर कहती हैं, पीछे वाले पार्ट को सेक्टर नहीं कहती, वो डिपेंड करता है कि इंसान उसे देख कहाँ से रहा है, उसे मेजर कहाँ से कर रहा है। तो ये ग्रीन वाला पार्ट ये भी एक सेक्टर है, और ये जो पर्पल वाला पार्ट है ये भी एक सेक्टर है। बट देखने से फीलिंग आ रही है कि वो जो ग्रीन वाला पार्ट है, क्योंकि वो छोटा है इसीलिए हम इसे कहेंगे माइनर सेक्टर, और जो पर्पल वाला पार्ट है क्योंकि वो बड़ा है इसीलिए इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। बट अल्टीमेटली द थिंग इज, द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि सेक्टर जो होता है वो स्पेस होती है, किसके बीच की स्पेस होती है, 2 रेडियस के, बी रेडियस एंड आर्क, रेडियस नहीं, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच की जो जगह होती है उसको हम सेक्टर कहते हैं। अब देखो जो ट्रू और फॉल्स का जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको पढ़ो, क्या बोल रहा है उसके बारे में। सेक्टर इज द रीजन, रीजन मतलब स्पेस, बिटवीन, अच्छा बिटवीन, अब ध्यान से सुनना किसके बीच में बोल रहा है, बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स आर्क। ये तो गलत है क्योंकि सेक्टर रेडियस और आर्क के बीच की जगह होती है, कॉर्ड और आर्क के बीच की जगह नहीं, है ना। तो इसीलिए जो 5 है ये आप लोगों का फॉल्स होगा। मैंने फॉल्स की स्पेलिंग गलत कर दी है, प्लीज़ करेक्ट कर लेना। ये फॉल्स होगा क्योंकि सेक्टर जो होती है वहाँ पे ये जो बिटवीन द कॉर्ड नहीं आना चाहिए, बिटवीन द रेडाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, रेडियस और आर्क के बीच की जगह को हम लोग सेक्टर कहते हैं, ठीक है।
अगर कॉर्ड और आर्क बोल रहा है तो कॉर्ड और आर्क के बीच की जगह को सेगमेंट कहते हैं, बट रेडियस एंड आर्क के बीच की जगह को सेक्टर कहते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसका करेक्शन या फिर इसका जस्टिफिकेशन आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा और उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन दी रेडियाई एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क. ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4. आगे बढ़ते हैं. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. ठीक है, एक सर्कल है, उसकी एक कॉर्ड है. ठीक है, विच इज, जिसके बारे में बताया जा रहा है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस. मतलब कॉर्ड की जो लेंथ है वो रेडियस का डबल है. ठीक है, देखो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो मेरे पास जो कॉर्ड है वो रेडियस का डबल है. ये क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है गिवन, ये मैं नहीं कह रही हूँ. लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि मैडम डायमीटर होता है रेडियस के डबल. तो ये फैक्ट है, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है. क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कॉर्ड जो मेरे पास है, मेरा कॉर्ड ट्वाइस है रेडियस के, और एक फैक्ट है कि डायमीटर भी ट्वाइस होता है रेडियस के. तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को अगर मैं क्लब करूं तो इससे तुम्हें नहीं लगता कि अच्छा कॉर्ड और डायमीटर इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों सेम चीज़ें हैं. क्योंकि जब कॉर्ड की वैल्यू रेडियस की डबल हो जाए तो वो कॉर्ड नहीं होती, वो कॉर्ड डायमीटर बन जाती है. इसीलिए हम कहते हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये पॉइंट याद रखना. 1 मार्क के MCQ के लिए आराम से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है स्कूल वगैरह के एग्ज़ाम में. ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और वही आपका क्या होती है, डायमीटर होती है. कई बार कैसा होता है, टीचर 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए दे देते हैं कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, आप उसकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड निकालिए, ऐसा देते हैं क्वेश्चन. ठीक है, इफ़ इन अ सर्कल लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ऐसा पूछ लेगा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज ऑफ 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड डायमीटर एंड रेडियस. तब एक स्टूडेंट कंफ्यूज कह रहे यार कि मैं कॉर्ड से डायमीटर कैसे निकालूं, है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड से मैं रेडियस कैसे निकालूं. कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है. आप क्वेश्चन को बस ठीक से रीड करो. क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कॉर्ड वर्ड बोला है, लॉन्गेस्ट वर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपको कितनी दी है, 12. ठीक है, तो हमको ये लिखना पड़ेगा कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, यही लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसके बराबर होती है, डायमीटर के बराबर होती है. अब क्योंकि क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑलरेडी आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, सो आपका डायमीटर भी बोलो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. लेकिन मैडम इसमें तो रेडियस भी पूछा है, तो क्या तुम रेडियस नहीं निकाल सकते? हाँ, ये तो बहुत ही आसान चीज़ है. डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है. डायमीटर आपको 12 दिया है, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, सो देयरफॉर 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आर, सो देयरफॉर 6 इक्वल टू आर. तो यहाँ से रेडियस आपका आएगा 6 सेंटीमीटर. तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, रेडियस देकर डायमीटर पूछेगा या लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछेगा, डायमीटर देके या तो रेडियस पूछेगा या तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड पूछेगा. एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी मेड. ठीक है, अच्छा वापस आते हैं बैक टू अवर क्वेश्चन में क्या बोला गया है. अगर एक सर्कल है और उस सर्कल की जो कॉर्ड है अगर वो रेडियस के डबल है तो उसको हम डायमीटर कहेंगे. ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है कि उसको फिर हम क्या कहेंगे, डायमीटर. सही बात है, अगर कोई चीज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस है तो उसको कॉर्ड क्यों कहेंगे, उसको सीधा सीधा डायमीटर ही कहेंगे. तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू. ठीक है, बस खत्म. ओके, अब आते हैं वापस से हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में. क्वेश्चन नंबर 1 में आओ, क्या बोला है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, मतलब सेंटर को ज्वाइन करना है किससे, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. ध्यान से सुनना, ऑन द सर्कल बोला है, मतलब सर्कल की बाउंड्री के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो और उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो तो उसको हम रेडियस कहेंगे. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है. मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है
कि रेडियस का मीनिंग ही होता है सेंटर से लेके सर्कल तक के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि एक सर्कल में आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हो। एक सर्कल में आप आड़ी तिरछी मोटी पतली जैसी भी आपको रेडियस बनानी है, आप इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हो। एक सर्कल में आप इनफाइनाइट कॉर्ड्स बना सकते हो। एक सर्कल में आप इनफाइनाइट डायमीटर्स बना सकते हो, राइट। बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 है वो देखो क्या बोल रहा है कि एक सर्कल हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। सिर्फ फाइनाइट, फाइनाइट मतलब काउंटेबल, सिर्फ काउंटेबल कॉर्ड्स हो सकती है, इक्वल नहीं, इनफाइनाइट बना सकते हो। सो दिस पार्ट इज फॉल्स। इसकी गलती क्या है कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फाइनाइट बनाओ, आप इनफाइनाइट भी बना सकते हो। अब एक ही बचा है इस पूरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, उस पर हम लोग मूव करते हैं। इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। बोल रहा है अगर सर्कल के 3 टुकड़े कर दिए जाए, इक्वल आर्क 3 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए जाए, तो आप तीनों को मेजर कहोगे क्या? मतलब हर कोई अपने आप में मेजर होगा, ऐसा कह रहा है वो कि अगर आप एक सर्कल के 3 इक्वल टुकड़े करते हो तो क्या वो तीनों के तीनों इक्वल टुकड़ों को आप मेजर कहोगे क्या? ईच इज अ मेजर आर्क, वो ये कह रहा है। तो देखो मेजर उसको कहा जाता है जो बड़ा होता है, उसको नहीं कहा जाता है जो इक्वल होता है ना। फिर आप उसे मेजर क्यों कहोगे, आप उसको इक्वल बोलोगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। सो इन दिस वे हम लोगों का जो 10.1 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गया। 10.1 एक्सरसाइज के बाद आपकी एनसीईआरटी में 2 थ्योरम्स हैं, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 10.2 में मूव करेंगे, और 10.2 मूव करने के बाद वैसे तो कायदे से 10.3 होना चाहिए, बट 10.2 के थोड़े बहुत से हमको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे ताकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर फ्यूचर में कल को तुम्हारे स्कूल एग्ज़ाम्स वगैरह में आ जाए तो तुमसे बने जाना नहीं, बस 5-6। फिर जब हम वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेंगे उसके बाद हम लोग मूव करेंगे किस में, आपके 10.3। ठीक है, चलो फिलहाल अभी यहाँ पर इस डिस्कशन को रोकते हैं। इसके आगे अभी 10.2 से पहले जो 2 थ्योरम्स आ रहे हैं उनकी बात